अनडेड ऐसे बीइंग्स होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, चाहे तुम उन्हें मार भी दो। वो इमॉर्टल्स जैसे होते हैं जो लाइफ और डेथ को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि ये उनके लिए इतना इजी नहीं था। आखिर हुआ क्या था? क्या तुम सिर्फ एक ह्यूमन हो? ये सुनकर वो स्कल जोर से चीखता है और फायर के बीच से एक बीइंग बाहर निकलता है। वो देखने में एक मैन लगता है लेकिन पूरा फायर में होता है। वो चिल्लाता है, मे बी आई एम बेटर देन यू गाइस, और फिर क्रीचर पर अटैक कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 2 साल पहले, जब एक लड़की अपने भाई को डांट रही होती है कि तुम पूरा दिन बस गेम ही खेलते रहते हो। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो शायद उसे अपने पेरेंट्स के घर वापस जाना पड़े। जिस पर वो खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सिस्टर बोलती है कि कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ ले। इसके बाद अपने रूम में जाकर रॉन दुखी होता है और बेड पर गिरते ही सोचता रहता है कि वो ऐसी लाइफ क्यों जी रहा है। लेकिन अगले दिन जब वो अपनी लाइफ में डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है, वो एकदम भूल जाता है कि उसने अपने पीसी पर गेम बंद ही नहीं किया था। वो सोचता है कि अगर मैं गेम के अंदर जा पाता तो मुझे एक रियल जॉब भी मिल जाती। और इसी बीच उसके चारों तरफ एक डायमेंशन कनेक्ट होने लगती है। वो आराम से सो रहा होता है लेकिन डायमेंशंस आपस में जुड़ रही होती हैं, जिस पर जैसे ही वो आंखें खोलता है उसे फील होता है कि कुछ सच में हो चुका है। एक इंटरफेस उसके सामने होती है जिसमें लिखा होता है कि हैकिन डायमेंशन से कनेक्शन में अभी 5 साल बाकी हैं। वेलकम टू ट्यूटोरियल सेनर कांगहुआन। गेम उसे एक ट्यूटोरियल देता है जिसमें 8 लेवल्स होते हैं। डेथ यहाँ रियल लाइफ को अफेक्ट करती है, चांस जैसा कुछ नहीं है। बेसिक डंजन जैसी वाइब होती है, लेकिन फिर स्क्रीन पर एक आरपीजी वाली वाइफ्यू भी पॉप अप होती है, जिस पर रॉन को लगता है कि ये शायद एक ड्रीम भी हो सकता है, या मे बी गॉड खुद कह रहा है कि बस थोड़ा गेम खेल ले। फिर इंटरफेस सिम्युलेशन लोड करती है और विश करती है कि इस लड़के की करेज प्लैनेट अर्थ को बचा सके। रॉन सोचता है प्लैनेट अर्थ को बचाना कैसे? इसके बाद इंटरफेस उसे फर्स्ट लेवल दिखाती है, अपने बिगेस्ट फियर्स को फेस करना। कंडीशन ये होती है कि उसे एंड तक पहुंचना है। ब्रिज कहाँ है? वो बोलता है, और ये कहते ही वो खुद को बॉइलिंग लावा के ऊपर पाता है। और वो अकेला नहीं था, बाकी लोग भी सेम टेस्ट से गुजर रहे थे, जिस पर रॉन समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। अगर ये ड्रीम है तो काफी वियर्ड ड्रीम है, वो कहता है। फिर देखता है कि उसकी सिस्टर कान्हा भी उसी हालत में होती है। जस्ट लुक बेचारी की फेस, रॉन कहता है। वो पूछता है कि वो उसके ड्रीम में क्या कर रही है, और कान्हा बताती है कि सब कुछ अचानक हुआ। अचानक उन्हें अर्थ को बचाने जैसा कुछ सुना दिया गया। लेकिन रॉन अभी भी इस बात पर अड़ा रहता है कि ये ड्रीम सिर्फ उसका है, उसी का, जिस पर उसकी सिस्टर उसे इडियट कह देती है। फिर वो मजाक में कह देता है कि अचानक डर की वजह से वो बेड भी गीला करने वाला था, जिस पर उसकी सिस्टर शर्म से लाल पड़ जाती है। इसके बाद उसे टास्क याद आता है, ब्रिज को क्रॉस करना। कान्हा इरिटेटेड हो जाती है जब वो उसे एनपीसी कह देता है, जैसे वो कुछ जानती ही ना हो। और फिर वो पूछती है कि गिर गए तो क्या होगा? रॉन कहता है ड्रीम है, वर्स्ट पार्ट आएगा तो हम जाग जाएंगे शायद। लेकिन तभी एक प्लेयर नीचे गिरता है और रॉन सिर्फ देखता रह जाता है कि वो बंदा लावा में ऐसे मेल्ट होता है जैसे फायर पर रखी बटर। उसकी चीख बहुत रियल लगती है और देखने वालों की रूह तक कांप जाती है, जिस पर कान्हा पूछती है, अब बोलो ये रियल नहीं लगता? रॉन कहता है स्क्रीम तो काफी रियल था। कान्हा गुस्से में बोलती है, हाँ अब बताओ। लेकिन फिर भी वो उसे साथ में क्रॉल करके चलने को कहती है, क्योंकि इससे कम रिस्क रहता है। रॉन फिर जोक करता है कि उसे डर नहीं लगता, लावा उबल रही थी, ब्रिज गर्म हो रहा था और दोनों क्रॉल कर रहे थे। थोड़ी सी भी स्लिप उनको ग्रिल बना देती। कान्हा उससे पूछती है कि अब उसे क्या लगता है। रॉन फाइनली मान लेता है कि ये ड्रीम नहीं, नाइटमेयर जैसा है, जिस पर कान्हा बोलती है कि ये दोनों में से कोई भी नहीं, ये सब बहुत रियल लग रहा है। फिर रॉन कहता है कि शायद वो एक इंपॉर्टेंट बात भूल रहे हैं, शायद अगर वो यहाँ मर जाते हैं तो रियल लाइफ में भी मर जाएंगे। कान्हा कहती है मे बी हाँ। रॉन रोने लगता है और कान्हा डिप्रेशन में जाने लगती है। दोनों रुककर थोड़ा रेस्ट लेते हैं। रॉन के हाथ कांप रहे थे, जिस पर वो खुद को समझाता है कि मे बी ये ड्रीम हो। लेकिन जैसे ही वो सोच पा रहा होता है, इंटरफेस फिर पॉपअप होती है और बोलती है कि डिफिकल्टी बढ़ा दी गई है। अचानक ट्रेमर्स आने लगते हैं, पूरा ब्रिज कोलैप्स होने लगता है। लोग गिरते जा रहे थे, कुछ भागते हैं। कान्हा भी बिना टाइम वेस्ट किए दौड़ने लगती है, रॉन भी उसके साथ। ब्रिज उनके पीछे से टूटता जा रहा था। इट्स ओके, इट्स ओके, बस एक ब्रिज है, वो खुद को मोटिवेट करता है सांस फुलाते हुए। कान्हा भी उसके साथ दौड़ती है। वो लोग लगभग एंड तक पहुंचते हैं और तभी सबसे
सबसे वर्स्ट होता है। ब्रिज का एक हिस्सा कान्हा के ऊपर गिरने लगता है। थॉट का टाइम ही नहीं था। रॉन सीधे कूद कर उसकी तरफ जाता है और दोनों टूटते ब्रिज से छलांग मारते हुए साइड में गिरते हैं। ब्रिज पूरा लावा में गिर जाता है, जिस पर उन्हें मैसेज मिलता है कि टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। रॉन चैन की सांस लेते हुए लेटता है, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है कि अभी खत्म नहीं हुआ। वो अपनी रिवॉर्ड रिसीव कर रही थी और वही स्क्रीन रॉन के सामने भी आती है। उसकी एबिलिटी थी रेजरेक्शन टेक्निक, लेकिन इससे पहले कि रॉन कुछ समझ पाता वो जाग जाता है अपनी एम्प्टी रूम में घबराया हुआ। सुबह हो चुकी थी। उसे लगता है कि ये बस एक ड्रीम था, लेकिन हम जानते हैं कि ये सच नहीं है। और अपेरेंटली बहुत से लोगों को ऐसी ही ड्रीम्स आई थी। हर तरह के ड्रीम, कुछ तो हेल जाकर वापस आए थे, जिससे लोगों में डिस्कशन चल रही थी। किसी को लगता था ड्रीम था, किसी को लगता था नहीं। लड़ाई झगड़ा ऑलमोस्ट होने वाला था। आखिरकार सब बाहर फ्रेश एयर लेने निकल जाते हैं। कुछ समय बाद फोरम्स पर क्लियरली दिखता है कि हालात बुरे हो चुके हैं। पूरा देश और दुनिया एनॉमली से प्रभावित थी। रिपोर्ट्स कहती थीं कि डंजन में मरने से रियलिटी पर असर नहीं पड़ता, लेकिन कन्हा कहती है कि वहां मरना भी बहुत पेनफुल रहा होगा। उसने सुना था कि जो लोग वहां मरे बाद में ट्रॉमा में चले गए और बाहर की दुनिया केओस में थी। रॉन विंडो से देखता है कि बाहर कैसी मैडनेस चल रही है। एंड ऑफ द वर्ल्ड जैसा सीन लगता है। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, चोरियां, लड़ाई, सब कुछ। डेमोन्स्ट्रेशंस के दौरान दुकानों को लूटा जा रहा था। दैट वाज द टाइम जब अपोकलिप्स बिल्कुल सामने था और बाहर निकलना बहुत डेंजरस था। कना कहती है कि वो लोग थोड़े वक्त के लिए इंटरफेस विंडो एक्सेस कर सकते हैं और वो बताती है कि हाकन डायमेंशन के अर्थ से जुड़ने में अब 5 साल बचे हैं। बाहर विच घूम रही थी, पर जल्द ही शांत हो जाएगा। सबसे बेहतर मतलब एक ही ऑप्शन था कि घर में ही रहो। यही कंक्लूजन था। रॉन अंदर आता है। इतना केओस होने के बाद भी रात पड़ते ही हालात थोड़े स्टेबल हो गए और तभी मेन कैरेक्टर दोबारा सो पाया। चीजें फिर से खराब होती ही चली गई। रॉन एकदम से उठ जाता है और ट्यूटोरियल विंडो सामने आ जाती है। पूछती है कि अपना स्टेटस देखना है क्या। वो अभी भी लेवल 1 पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अच्छा है या बुरा, पर स्किल में रेजरेक्शन लिखा हुआ दिखा तो लगा कि ये कुछ अच्छा ही होगा। वो कहता है कि ये काफी कूल, एक तरह की ओवर पावर्ड एबिलिटी लग रही है। सच में थी भी, क्योंकि इंटरफेस में लिखा था कि वो डेथ के 24 घंटे बाद वापस प्रकट हो सकता है। रॉन घुटनों पर गिरकर शुक्र मनाता है और बिना टाइम वेस्ट किए बोल देता है कि वो सेकंड डंजन स्टेज में जाना चाहता है। स्टेटस लो होने के बावजूद वो उन्हें बढ़ा सकता था। रेजरेक्शन एबिलिटी होने की वजह से वो खुश था। वो डंजन में उतरा, मॉन्स्टर्स से लड़ा जो गलत भी जा सकता था, पर उसका रेजरेक्शन था ना, इसलिए वो फियरलेसली अपनी मेस के साथ आगे बढ़ गया। गॉब्लिन्स आए और रॉन ने उन्हें स्टील का टेस्ट फील करा दिया। टेस्ट्स का लेवल बढ़ता गया और वो करता गया जो करना था। सब एक वीडियो गेम जैसा लग रहा था, पर उसका बॉडी कॉम्बैट के असर महसूस कर रहा था। वो बस फोर्ट्रेस में आगे बढ़ता गया। एक मोड़ पर एक बड़ा गॉब्लिन लिजर्ड उसका इंतजार कर रहा था और रॉन को देखते ही उसकी ऑरा बढ़ गई। गॉब्लिन की सोर्ड बड़ी थी, रॉन की सोर्ड से भी बड़ी। जैसे ही उस जानवर ने रोर किया, रॉन की मांस बेकार पड़ गई, इसीलिए उसे बुरी तरह पीटा गया। लिटरली एक 100 की तरह मार खाई। वो पूरा टूटा, खून में लथपथ। वो सोच रहा था कि क्या मुझे बस इसे मारने देना चाहिए। गॉब्लिन उसे घसीट रहा था और रॉन चिल्लाकर कह रहा था कि कोई तो मदद करो। गॉब्लिन उसे खींचता रहा और वो सोचता रहा कि इंसान के बॉडी में कितना खून होता है, क्योंकि उसका तो खत्म ही हो रहा था। ड्रीम वर्ल्ड में गॉब्लिन्स ने उसे टॉर्चर करके मार दिया। कान्हा एक डरावनी चीख सुनकर उसके कमरे तक दौड़ती है। वो खुद लगभग स्ट्रेस्ड थी, पर अपने भाई की हालत देखकर घबरा जाती है। दूसरी दुनिया में रॉन ने जितनी दर्द फील की थी, वो सब इस दुनिया में एगनी बनकर ट्रांसफर हो रहा था। कुछ देर बाद वो कान्हा को सारी एक्सपीरियंस बताता है, जिसे सुनना भी अच्छा नहीं था, वरना वीडियो डिमोनेटाइज्ड हो जाता। कान्हा बोलती है कि और मत सुनाओ, वो भी मरी थी, पर रॉन जैसी हालत नहीं हुई। रॉन पूछता है कि क्या उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। कान्हा कहती है कि हॉस्पिटल तो टॉर्मेंटेड लोगों से भरा हुआ है। कान्हा बताती है कि गुड न्यूज ये है कि अगर कोई ड्रीम वर्ल्ड में मर जाता है तो वो टेस्ट खत्म हो जाता है, उन्हें वापस स्टार्टिंग इंटर्नशिप पर नहीं जाना पड़ता। कुछ समय बाद रॉन फिर से डंजन में फेंक दिया गया। वो गालियां दे रहा था क्योंकि इंटरफेस ने लिखा था कि ट्यूटोरियल के दौरान उसे रेजरेक्शन नहीं मिलेगा। वो सोच रहा था कि थोड़ा रेजिस्ट करूं और उठ जाऊं, पर वो काम नहीं आया। रॉन आर्सेनल पहुंचता है। वो थॉर्न मेज देखता है, फिर सोचता है कि शायद कोई बीस्ट वेपन या स्पीयर बेहतर होगी। वो इंडिसाइसिव था, इसलिए 2 चीजें उठा लेता है। फिर फोर्ट्रेस में गॉब्लिन्स को झांक कर देखता है। वो फायर करता है, पर एम खराब थी। रॉन सोचता है कि क्या ये काम किया, पर नहीं किया। गॉब्लिन के चेहरे पर बस स्क्रैच आया, इसलिए वो स्पीयर से ट्राई करता है और इस बार गॉब्लिन को ठीक से हिट कर देता है, पर दूसरा गॉब्लिन पीछे था और ऊपर से स्पीयर कॉर्प्स से निकल ही नहीं रही थी। गॉब्लिन छलांग लगाकर स्लेज हैमर से वार करता है और रॉन डर
के मारे जाग जाता है। पता था कि वो मर गया था, पर टॉर्चर वाला डेथ नहीं था, इम्प्रूवमेंट थी। रॉन खुद से कहता है कि नो पेन नो गेन। वो वापस डंजन में जाता है, टेक्स्ट बताता रहता है कि उसे अर्थ को बचाना है। वो सरकास्टिकली अपनी उंगली हिलाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ अर्थ बचा लें, और थर्ड राउंड पर जाता है। इस बार वो एक सोर्ड और शील्ड चुनता है। उसने पूरा दिन यूट्यूब पर फाइट सीखने में लगाया था। वो गॉब्लिन्स के सामने खड़ा होकर बोलता है कि चलो आ जाओ मेरे नोबल फ्रेंड, और अगले ही पल वो दिल पर लगे एक तेज थप्पड़ से जाग जाता है। कान्हा कमरे में आती है और वो फिर से डंजन में गया होता है। मैसेज उसे करेज यूज करने कहता है, पर रॉन वार्निंग्स इग्नोर करता है। वो ट्रेनिंग शुरू करता है और उसे स्टैमिना इंक्रीज मिलता है। वो स्ट्रेंथ पर पॉइंट लगाकर मॉन्स्टर्स के पास जाता है और फिर पिट जाता है। पर रॉकी बाल्बोआ वाली लाइन उसके दिमाग में चल रही थी कि बात ये नहीं कि तुम कितना मार सकते हो, बात ये है कि तुम कितना खा सकते हो। वो फिर जाता है। राउंड 5, 6, 7, 8, 9। वो तब तक पिटता है जब तक डेड डॉग की तरह सीख नहीं जाता कि गॉब्लिन को कैसे हराना है। अब ये आसान लगने लगा था। 7वीं राउंड तक वो अपनी लॉन्ग अस्वर्ड सही से चलाने लगा था, बस पीठ पर टांग नहीं पाता था। उसकी स्टेमिना फिर एक बढ़ी और रॉन थक कर गिर गया। और इतने एफर्ट के बाद फाइनली उसे बेसिक फेंसर का रैंक मिला, जो पोस्चर ठीक करने की एबिलिटी देता था। आखिर एक स्किल वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। वो अपनी सोर्ड जोर से पकड़ता है, जैसे बैटमैन को रात में साइकोसिस बाहर ले आती है, और बोलता है कि तैयार हो जाओ, तुम्हारा बाप आ रहा है। फोर्ट के एंट्रेंस पर 2 गॉब्लिन्स थे और फॉरेस्ट में 3। फोर्ट वाले इजी थे, असली प्रॉब्लम फॉरेस्ट वालों के साथ थी। फिर भी रॉन उन पर अटैक करने निकल जाता है। धीरे धीरे वो उनके अटैक्स पड़ने लगता है। सोर्ड्समैन की एबिलिटी ने उसके रिफ्लेक्सेस ऑप्टिमाइज कर दिए थे। वो एक अटैक मारता है, पर वो बस क्लोज कॉल था। उसकी स्टैमिना बहुत गिर चुकी थी और वो अटैक हैंडल नहीं कर पाता। उसकी सोर्ड दूर उड़ती है और एक्स तेजी से आती है, पर नियो फ्रॉम मैट्रिक्स की तरह वो डॉज कर लेता है और काउंटर मार देता है। गॉब्लिन स्टन्ड हो जाता है और रॉन एक पत्थर उठाता है। अगर एनिमी मारने के काम आए तो वो भी वेपन है, और वो गॉब्लिन का घुटना तोड़ देता है। गॉब्लिन चिल्लाता है, रॉन उसके पीछे जाकर उसके सिर पर मुक्का मार देता है। गॉब्लिन जोर से गिरता है और रॉन बोलता है कि ये क्या यार, ये तो पहले ही मर गया। धीरे धीरे वो जोक्स भी मारने लगता है, ये इनएविटेबल था। रिवॉर्ड्स मिलते हैं और उसकी विक्ट्री की स्ट्रीक शुरू होती है। घर पहुंचकर ओमनी मैन वाली ऑरा फील करते हुए वो बोलता है कि पता है मैं कौन हूँ, मैं कन्यान हूँ। वो डंजन जीतने का सेलिब्रेशन करते हुए ब्रेकफास्ट बना रहा था, पर वो जोर से बोल रहा था, इसलिए कान्हा आ जाती है और बोलती है कि क्या मतलब। वो इंटरफेस की मैसेजेस चेक करती है और देखती है कि डंजन अब एक्टिव है और ट्यूटोरियल के बाहर भी फ्रीली यूज किया जा सकता है। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, एक पोर्टल खड़ा था सीधा बिल्डिंग के सामने। डंजन सिर्फ उन्हीं के लिए थे जो अवेकन थे। दुनिया के हर हिस्से में एक एक पोर्टल उगाया था, और अब हाकिन डायमेंशन के अर्थ से जुड़ने में 5 साल से भी कम बचे थे। तो मतलब था कि तैयारी करने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। इस पोर्टल की वजह से दुनिया पूरी तरह केओटिक हो गई। रिसर्च करते हुए रॉन को पता चला कि 18 साल के लोग अभी भी ट्यूटोरियल पूरा करने में लगे हुए थे। कान्हा कहती है कि ये सब करना पड़ेगा ताकि वे लोग डंजन्स को क्लियर करना शुरू कर सके। रॉन कहता है कि और भी अच्छा अगर इस काम से स्टेटस भी बढ़ जाए। वो अपनी इंटरफेस को इन्वोक करता है, पर उनकी सरप्राइज ये थी कि उस ट्यूटोरियल में कुल 8 स्टेजेस थी और उसने सिर्फ 2 ही क्लियर की थी। कान्हा उसे कहती है कि पेशेंस भी कोई चीज होती है, बाकी स्टेजेस का इंतजार करना पड़ेगा। पर रॉन सोचता है कि इंतजार क्यों करे, और अपने बॉडी के फिजिक को दिखाते हुए बोलता है कि वो इसे प्रेसिजन से संभाल लेगा। कुछ घंटों बाद मशहूर स्टेज 3 जनरेट हुआ और वो एक मॉन्स्टर द्वारा पेशाब से भिगो दिया गया। अगर यही उसकी प्रेसिजन की डेफिनेशन थी तो ठीक है। इस स्टेज 3 का मिशन था डंजन बॉस को हराना। डंजन ने उसे एक कैमोफ्लाज सूट दिया, शायद किसी स्टेल्थ मिशन जैसा। उसने अपनी विंडो के एट्रीब्यूट्स चेक किए, जो इतने भी बुरे नहीं थे, कम से कम लेवल 2 तक तो पहुंच गया था। शील्ड और क्रॉसबो स्किल के साथ रॉन ने अपने पॉइंट्स फोर्स में डाले। इंटरफेस ने स्टैमिना का भी ध्यान रखने को कहा। इन्वेंट्री को चेक करते हुए उसे एक लॉन्ग सोर्ड दिखी, जो उसके हिसाब से अब तक की सबसे इनक्रेडिबल चीज थी। लेजेंडरी स्नाइपर चार्ल्स हैचॉक से इंस्पिरेशन लेते हुए रॉन घास फूस में रेंगते हुए उस ट्राइब के कैंप तक पहुंचा। लुकआउट हाई अलर्ट पर था और रॉन को घास की चुभन बहुत इरिटेट कर रही थी। पर इससे भी बुरा था कि एक ट्राइबल झाड़ियों में अपना काम निपटा रहा था और सीधा रॉन के ऊपर ही आकर गिरा। रॉन पूरा गीला हो गया। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, पर उसे बिल्कुल नहीं। इसी गुस्से में वो ट्राइबल पर अटैक कर देता है और एक ही बार में उसे मार देता है। अभी वो संभल ही रहा था कि दूसरा कैनिबल आ गया। कैनिबल ने चिल्लाना शुरू किया और पूरा कैंप अलर्ट हो गया। अनगिनत ट्राइबल्स बाहर निकल आए, ब्लैक फ्राइडे में सीएलटी एम्प्लॉइज से भी तेज। सोर्ड कंधे पर रखते हुए रॉन कहता है, अब जब सब गया ही गया तो आ जाओ तुम सब। और इसके साथ ही उसकी लायंस रोर एबिलिटी अवेकन हो गई। इस
इस एबिलिटी ने उसको फ्यूरी और टेम्पररी इनविंसिबिलिटी दी और वो सीधे गुरका ट्राइबल्स पर टूट पड़ा। सुबह सुबह ट्राइब की फोर्सेस कम थी तो ये उसके लिए परफेक्ट मौका था कि वो पूरी फैक्शन को साफ कर दे। रॉन सीधे चीफ गुरका के टेंट में घुसा और वहां उसे एक अजीब सा आदमी दिखा जो शादी के बाद वाला नील ड्रैकमैन लग रहा था। सोर्सेयर्स ने मैजिक स्पेल्स चलाए और उसका शरीर पैरालाइज हो गया, पर कोई भी मैजिक लाइन की दहाड़ पर भारी नहीं पड़ा। चीफ वल्नरेबल हो गया और रॉन ने मर्सी वाला स्ट्राइक मार दिया। उसने कहा कि हर प्लान तब तक चलता है जब तक हथौड़ा ना चल जाए, और इस मूव के साथ ही उसने स्टेज 3 क्लियर कर दी। इंटरफेस ने उसकी रिवॉर्ड्स दिखाई और उसे दी ऑब्स्टिनेट वन का टाइटल मिला। यह देखकर साफ पता चलता है कि वो जहां से शुरू हुआ था वहां से कितनी दूर आ चुका था। पूरी तरह जीरो से सोलो प्लेयर बन गया था और कुछ ही समय में खुद को लेवल 4 पर पाता है ड्रैगन्स मारते हुए। 25 दिन बाद दुनिया भर में 40% डंजन्स क्लियर हो चुके थे। कान्हा किचन में अंडे फ्राई कर रही थी, तभी उसे रॉन की चीखें सुनाई दी। रॉन किचन में डार्क ऑरा के साथ आया जिससे उसकी बहन उसे पहचान ही नहीं पाई और उसकी फिजिक तो एकदम बदली हुई थी। कान्हा ने पूछा कि वो ऐसा क्यों दिख रहा है। रॉन ने कहा कि ये सब ट्यूटोरियल का कमाल है। कान्हा ने कहा कि इसे कमाल नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटीज कहते हैं। रॉन बताता है कि चौथे स्टेज में स्किल्स पर मास्टरी चाहिए थी, डंजन में लीडरशिप दिखानी थी, सप्लाईज कम थी और ग्रुप वालों में झगड़ा था, पर रॉन ने किसी तरह उन्हें लीड कर दिया। उसकी बहन ने पूछा कि इसमें पूरा 1 महीना लग गया। रॉन को गुस्सा आ गया क्योंकि एक रात उसे ग्रुप ने बिट्रे करके मार दिया था, पर आखिरकार उसने उनका मामला सुलझा लिया था। कान्हा ने पूछा कैसे, और रॉन ने कहा कि उसने सबको मार दिया। ये स्टेज का सबसे बड़ा इशू था। ग्रुप आगे बढ़ना चाहता था या रुकना चाहता था, इस पर बहस हो रही थी। रॉन गुस्से में चिल्लाया, तलवार निकालकर कहा कि अब से सब उसकी इंस्ट्रक्शंस मानेंगे। रेजिस्ट करने पर मौत तय थी। एक मेंबर ने मुंह खोला तो रॉन ने उसे सीधा चेहरा तोड़ दिया। रॉन ने पूछा कि अब चुप रहोगे और मेरे साथ चलोगे। मजबूरी में सब साथ हो लिए। स्केलेटन्स रास्ते में आए पर रॉन ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। ग्रुप इंप्रेस्ड हो गया। सैंक्चुरी के सेंटर में पहुंचकर रॉन ने रेलिक तोड़ दी और ढेरों स्किल्स मिल गई। उसने स्केलेटन की मैजिक स्टोन्स और रिंग ऑफ फायर जैसे आइटम्स भी फार्म कर लिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट उसका ड्रीम वाला फिजिक था। हर टेस्ट के बाद वो और स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। उसे मैसेज मिला कि एक डंजन लीक होकर मॉन्स्टर्स छोड़ रहा है। गॉब्लिन्स ने सिटी में तबाही मचा दी थी। स्टोर्स टूटी हुई, लोग मरे पड़े, सब कुछ हेल जैसा। रॉन बाहर केओस देखने गया और वापस घर आकर जल्दी से वेपन ढूंढने लगा। सिंक में नाइफ पड़ा मिला और उसके लिए ये गॉड्स का गिफ्ट जैसा था। रॉन भागकर गॉब्लिन्स की तरफ गया। वह बोला, काफी समय हो गया बेईमानों। स्किल्स यूज नहीं कर सकता था, फिर भी उसने उनका अटेंशन खींचा। वो नाइफ घुमाता है और कहता है कि अब मजा शुरू होगा, और सच में वो उस नाइफ से मांस काट रहा था। कन्हा के ऑफिस में दरवाजा बंद था। सब डर में थे। अंदर से धमाके और चीखें आ रही थीं। आखिरकार दरवाजा टूटा, पर अंदर गॉब्लिन नहीं था, शायद उनसे भी बुरा। रॉन अंदर आया और बोला, तुम्हारा छोटा भाई आ गया बहन। सब उसे साइकोपैथ वाली पोज में देखकर डर गए। कान्हा का बॉस गुस्से में चिल्लाया कि उसने बैरिकेड तोड़ दी, अब क्या करेंगे। रॉन माफी मांगता है कि वो अपने पावर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कॉरिडोर में पड़े गॉब्लिन्स के कॉर्प्सेस देखकर किसी को अब डरने की जरूरत नहीं थी। सब हवा में सूख गए बारबैरिटी देखकर। रॉन ने उन्हें गॉब्लिन्स की वेपन्स उठाने के लिए कहा ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके जब तक वो बाकी का काम निपटा दे। कुछ ही देर बाद कन्हा उसका इलाज कर रही थी। उसने अपने भाई से पूछा कि वो इतनी चोटें क्यों लेकर आया है। रॉन ने कहा कि उसने डॉजिंग की प्रैक्टिस थोड़ी कम की थी। लड़की उसे कहती है कि जरा ध्यान रखे क्योंकि वो हद से ज्यादा आगे बढ़ गया था। इस बार टाइम अच्छा था, ओह, पर वो सच में जबरदस्त पल था, है ना। वो पूछता है और कन्हा कहती है कि हाँ, पर बाकी लोगों ने उसे थोड़े अलग नजरिए से देखा, जैसे उसकी 3 दोस्त उसका कांटेक्ट लेने की कोशिश कर रही थी। शेप तो दिख ही रही थी। आखिरकार स्टेज 5 आ गया और टेस्ट की कंडीशन ये थी कि उसे अपनी विजडम से मुश्किलों को पार करना होगा। उसे दिमाग का इस्तेमाल करना था क्योंकि एक सक्यूबस डीमन उसके ग्रुप में डिस्गाइज होकर बैठा था। उसका काम था उसे पहचानना। सक्यूबस वो होती है जो ड्रीम्स में आकर मेल वाइटैलिटी ड्रेन करती है। वो फेमस है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होती है, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए ये हालात खराब थे क्योंकि इन देवियों जैसी खूबसूरत लड़कियों के बीच फेक को पहचानना मुश्किल था। उनमें से एक लड़की उसके पास आई और पूछा कि क्या रॉन को पता है कि डेविल कौन हो सकता है। वो लड़की मरते दम की खूबसूरत थी और उसकी खुशबू भी कमाल की रॉन के हिसाब से, पर उसका चार्म काफी ओवरपावरिंग था, जिसकी वजह से उसने स्ट्रेंथ वाली रिंग पहन ली ताकि एन्चांटमेंट रेसिस्ट कर सके। रात हो गई और उन्होंने कैंप लगा लिया। रॉन खूबसूरत
औरतों से घिरा हुआ था। उसे अपने पिछले स्टेजेस की मुश्किलें याद आईं और इनके मुकाबले तो उसने भगवान का शुक्र अदा किया। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि सक्यूबस को मौका न मिले। सक्यूबस मर्दों को सिड्यूस करती है, इसलिए उसे अलर्ट रहना था। कुछ देर बाद जब वो उठा तो घबरा कर पूछा क्या ये उसकी बहन का ऑफिस है। एम्प्लॉइज में से एक ने कहा कि आर्मी आ चुकी है। तभी रॉन को समझ आया कि वो डंजन फेल कर गया। सक्यूबस ने उसे सोते समय मार दिया होगा। सड़कों पर साल्वेशन आर्मी पूरी ताकत से आ चुकी थी। हर तरफ केओस था। जो सामने आए उसे पीट रहे थे। बिल्डिंग से सब लोग ऊपर से देख रहे थे। थोड़ी राहत मिली थी, पर रॉन को अभी भी कुछ बुरा फील हो रहा था। सड़कों पर सोल्जर्स किसी चीज पर मशीन गन चला रहे थे जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। गोलियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। ये वाला गॉब्लिन बाकियों से अलग था। फ्लेम से लैस उसने सीधा एक सोल्जर का सिर उखाड़ दिया। मशीन गन की गोलियां उस पर असर ही नहीं कर रही थीं। उसका बॉडी आयरन जैसा था। उसने एक रोर मारा और जानवर की तरह सोल्जर्स पर टूट पड़ा। एक जंप ही काफी था और वो सीधे पुलिस वैन से टकराया और सबको हिला दिया। रॉन ऊपर से ये सब देख रहा था। डेमोनिक गॉब्लिन ने इंसानों को ऐसे चीरना शुरू किया जैसे वो पैदा ही इसके लिए हुआ हो। एक ट्रेन यूनिट में सोल्जर स्टन्ड पड़े थे। एक सोल्जर डेस्परेटली बैकअप सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा था। तभी किसी ने कहा कि सिचुएशन संभालने के लिए एक सिविलियन भेजा जाएगा। सिविलियन? सोल्जर ने पूछा। गॉब्लिन फाइनल ब्लो के लिए कूद चुका था। सोल्जर ने निशाना देर से साधा, पर मदद सही टाइम पर पहुंची। एक ईंट उसकी खोपड़ी पर सीधे जा लगी। गॉब्लिन उछलकर सड़क के दूसरी तरफ गिरा। क्या हुआ? सोल्जर ने पूछा। हुआ ये था कि एक पागल इंसान ने उनकी जान बचा ली थी, बस एक ईंट के सहारे। सोल्जर डर गया और रायन पर गोली चलाना चाहता था। रॉन बोला, अरे रुक, मैं ह्यूमन हूं। सोल्जर को समझ आया कि वो कंफ्यूज था। उसने माफी मांगी। सड़क पर पार्टी खत्म नहीं हुई थी, असल में तो शुरुआत हो रही थी। गॉब्लिन जैसे ही खड़ा हुआ, रॉन पुलिस वैन से उतरा और सोल्जर्स को कहा कि इंटरफियरेंस न करें। बस पूछा कि क्या उनके पास गैस ग्रेनेड है। सोल्जर ने उसे गैस मास्क देना चाहा, पर रॉन ने कहा कि फ्रेशनेस छोड़ो। बिल्डिंग की विंडो से कन्हा पूरा शो देख रही थी, अगर इसे शो कहा जाए तो। रॉन गॉब्लिन की तरफ बढ़ा। सोल्जर ने गैस ग्रेनेड फेंका। वो पेपर गैस था जिससे मॉन्स्टर बच्चे की तरह रोने लगा। रॉन ने लड़ाई के जुनून से भरा हुआ अटैक किया। थोड़ा दर्द झेल नहीं सकता? मैं तो इसका आदी हूं, वो बोला। पहला बार गॉब्लिन को डिसार्म करने के लिए था और फिर मचेटे चल पड़ी। रॉन क्रीचर को काट रहा था। गैस से उसकी भी आंखों में पानी था, पर उसकी परवाह किसे थी? सोल्जर्स सब देख रहे थे। तभी एक और वॉरियर पीछे आ खड़ा हुआ। वो खुद को विंटर सोल्जर समझ रहा था और ऑरा फार्म कर रहा था। पर रॉन के अटैक्स गॉब्लिन पर कम असर कर रहे थे। गॉब्लिन पर सिर्फ कुछ स्क्रैचेस थे। रॉन ने बेहतर तरीके का अंदाजा लगाने की कोशिश की। उसने कहा, जरा एक सेकंड दो। अटैक सोने की बिजली की तरह आया, लगभग बिना आवाज के। गॉब्लिन पर गहरे कट्स पड़े। उसका शरीर पत्थर जैसा था। मास्क मैन ने कहा, लगता है चट्टान काट रहे हो। उसने बताया कि ये गॉब्लिन तो बस लेवल F मॉन्स्टर है। तुम्हें नहीं जानता, पर तुम बहुत कुछ जानते हो लगते हो, वो बोला। दोनों ने मिलकर दोनों तरफ से अटैक किया। रॉन ने मचेटे चलाई, पर उसकी ब्लेड टूट गई। विंटर सोल्जर स्पीड से मॉन्स्टर का ध्यान भटका रहा था, जबकि रॉन जमीन पर पड़ी हैल्बर्ड लेने गया। गॉब्लिन का कोई भी हिस्सा पत्थर जैसा सख्त था, बस एक जगह छोड़कर। रॉन की आंखें फैल गईं और सोल्जर को यकीन ही नहीं हुआ कि वो क्या करने वाला है। 1000 जुत्सु ईयर्स ऑफ डेथ से इंस्पिरेशन लेकर रॉन ने अपना डेथ थ्रस्ट बनाया। उसने पूरा जोर लगाकर घुसेड़ा। रॉन के लिए सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये पीछे वाला पॉइंट वाइटल होता है? चाहे होता या नहीं, रॉन ने कर दिया। उसने गॉब्लिन को उठाकर एस्फॉल्ट पर पटका। गॉब्लिन अब कुछ नहीं कर पा रहा था। टेप के बीच से कराह रहा था। रॉन ने उसकी आवाज बंद कर दी, ब्लेड उसके मुंह में घुसाकर। सोल्जर सोच रहा था कि ये आदमी आया कहां से। गॉब्लिन मर चुका था और पीछे एक स्पूल छोड़ गया था। रॉन ने उठा लिया, चाहे उसे पता नहीं था कि वो क्या है। सोल्जर उसके पास बातचीत करने आया, पर रॉन को लगा कि वो उसकी रिवॉर्ड लेना चाहता है, इस वजह से वो वहां से निकल लिया। निकलते वक्त उसने कहा, गुड बाय। सोल्जर अकेला रह गया, बस अफसोस में। उसने मास्क उतारा और सोचा कि वो पागल इंसान था कौन। 7 घंटे बाद अंधेरा होने लगा। रॉन और कान्हा शहर के खंडहरों से गुजरते हुए घर लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि रॉन ताला लगाना भूल गया था। सब सामान बिखरा पड़ा था, पर कम से कम वो लोग खाना खा सके। कान्हा शॉक में थी क्योंकि आज का टॉपिक ट्रेंड में था। रॉन ने पूछा क्या हुआ, और उसकी बहन ने दिखाया कि वो यूट्यूब पर था। रॉन ने फोन उठाया पागलों की तरह और कमेंट्स देखकर समझा कि लोग उबल रहे थे। अब बोलना क्या था? उसे तो स्टार जैसा फील होने लगा था। कन्हा ने उसकी अजीब हरकतें देखी और पूछा, अरे तेरी शक्ल का क्या हाल है?
रॉन बोला, मेरी शक्ल का क्या? कमेंट्स में सब लिखा था। लोग उसे वियर्डो या साइकोपैथ समझ रहे थे। अरे क्या इतना बुरा है? वो पूछता है। रात को उसने अपनी बहन से कहा कि लाइट बंद कर दे। वो कहती है कि वो कर देगी, ये बस इस बार के लिए है और ये इससे अच्छा है कि सुबह उठते ही सबसे बड़ी चीख सुनी पड़े। वो बस उसे बोलता है कि रिलैक्स और फिर सो जाता है। रॉन उस पहले वाले बंदे को भूल नहीं पा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो काफी स्टेजेस से गुजर चुका है और उसी की तरह वो फिर से सो गया और पिछली स्टेज वाली सक्यूबाई के सपने देखने लगा। वो ड्रीम वाले दुनिया में पहुंचा और आंखें खुलते ही उसे लगा कि सामने कुछ क्रीमी होगा, पर सामने तो बस वो भद्दा सा क्रीचर था। वो जल्दी से खिसक गया और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। और सच में वहां गॉब्लिन क्यों थे? यही प्रोफेसर भी सोच रहा था। इंटरफेस ने उसकी नई मिशन दिखा दी। गॉब्लिन हॉर्ड वाले डंजन को क्लियर करना था। वो अगली लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे और ये रेयॉन के लिए आखिरी हद थी। ट्यूटोरियल की सेटिंग अचानक क्यों बदल गई? वो गुस्से में चिल्लाया। और कौन नहीं चिल्लाएगा क्रीमी खोने के बाद? और हुआ क्या? उसकी चीख ने उसकी बहन को फिर से जगा दिया। क्या शोर है? बेचारी बोली। एक पल की भी शांति नहीं थी। उधर काफी दूर एक लान हाउस में लोग किसी एक ब्रूट बंदे से पिट रहे थे। लोगों के कहने के हिसाब से वो उस बंदे से भी ज्यादा स्ट्रांग था जिसने ट्यूटोरियल पूरा किया था। वो उस पुअर लड़के के सिर पर पैर रखता है और उसके खून को चाटते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है। लगता है बाहर बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं, वो कहता है। डंजन के अंदर टास्क था डबल को हराना, एक ऐसा मॉन्स्टर जो भीड़ में छुपता है और ह्यूमंस को खा जाता है। रॉन ने ट्यूटोरियल पढ़ा, ये पिछली टेस्ट जैसा ही था। फर्क इतना कि यहाँ फोर्स नहीं, दिमाग इस्तेमाल करना था। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाया, सबका ध्यान खींचते हुए, और बोला कि जो भी हिल गया वही कल्प्रिट है। रियलिटी में साफ तौर पर वो मर गया था। और एक डिटेल ये भी कि उसने कभी कोई गेम नहीं जीता था, ये भी नहीं। और हिस्ट्री फिर से रिपीट होती रही 1.5 महीने तक। एक रात वो फिर से अपने गीकी मोड में चला गया और हालत वही रही। उसकी बहन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कह क्या रहा है। रॉन कहता है कि उसने अपनी अपीयरेंस और अंदरूनी चीजें बदलने की कोशिश की। उसे स्टेज 5 में मरते 53 दिन हो चुके थे और सबसे बुरा ये था कि हर चैलेंज आरएनजी पर टिका हुआ था और हर बार कुछ अलग निकल आता था। कान्हा कहती है कि ज्यादा आसान होता अगर उसका ब्रेन ट्रांसप्लांट कर दिया जाता। स्टूपिड लोग सफर करते हैं, जैसा कि उनकी माँ कहती थी। कुछ समय बाद वो वापस सीसीओ स्टेज में था, इस बार एक केव के अंदर। मिशन ने इस बार उसे थोड़ी खुशी दी क्योंकि इंटरफेस ने दिखाया कि टास्क एक एलिमिनेशन वाला था। टारगेट था जायंट स्पाइडर्स का नेस्ट। वो उन पर पड़ गया। वो स्पाइडर पर्पल वेनम थूकता था। अगर लग जाता डैमेज बहुत अगली होता, और हुआ भी। उसका हाथ पॉइजन हो गया और सॉल्यूशन के तौर पर उसने अपना हाथ खुद ही फाड़ दिया। कहते हैं डेस्पिरेशन में इंसान कुछ भी कर देता है। रॉन रेंगता हुआ स्पाइडर के नीचे गया और एक साफ सूखा कट मारा। ब्रूटली स्पाइडर बीच से फट गया और उसे एक फार्मिंग आइटम गिरा गया। सब मायने यही रखते हैं कि तुमने उसे मारा। प्रोटैगनिस्ट को दर्द की परवाह नहीं थी। उसे रिवॉर्ड में स्किल्स मिली और उसका हाथ वापस ग्रो हो गया। इंटेलिजेंस कमजोरों के लिए है, वो कहता है। जायंट्स की पावर जिससे मसल को मैजिक से इम्प्रूव किया जा सके। एक स्कूल में कानन मिंसू, वो बच्चा यहाँ ट्यूटोरियल और इंटर्नशिप से थक चुका था और उसका दोस्त उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। वो रॉन को बताता है कि 1% से भी कम लोग स्टेज 4 पूरा करते हैं और वैल्यूएबल जानकारी बहुत सुरक्षित रखी जाती है। पर खबर थी कि किसी ने स्टेज एस पूरा कर लिया है और वो स्टेज 8 पर जा रहा है। और ये वही आदमी था जो फोरम्स पर टिप्स दे रहा था और ग्रेस की जानकारी लीक कर रहा था। क्लिकबेट है क्या? उसका दोस्त पूछता है। कमेंट्स में लोग यकीन नहीं कर रहे थे। तो क्या आप प्रोटैगनिस्ट की एबिलिटीज पर भरोसा करते? नीचे कमेंट्स में बताएं और लाइक भी कर दें अगर अब तक नहीं किया। वीडियो को हाइप करें जितना कर सकते हैं और चेक कर लें कि सब्सक्राइब और बेल ऑन है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, वही रेयॉन ही वहां ग्रेस पर टिप्स दे रहा था। वो ये बात अपनी सिस्टर को बताता है जिसे भी इस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। सच में? जाओ, मुझे शक है, वो कहती है। रेयॉन कहता है कि वो साउथ कोरियन ट्यूटोरियल्स में तीसरा ग्रेजुएट बनने वाला है। कान्हा हंसी रोक नहीं पाती। वो पूछती है कि वो खुद को हमेशा जीनियसेस से कंपेयर क्यों करता है, पर खैर। रात हुई और वक्त था 8वें और आखिरी ट्यूटोरियल का। पिछली स्टेजेस के रिवॉर्ड में उसे बिगैनी की सोर्ड और रोनाल्ड की आर्मर मिली थी। अगर वो स्टेज 8 पूरा कर लेता तो आखिरकार वो आइटम्स इस्तेमाल कर सकता जो उसने पहले इकट्ठे किए थे, और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो हफ्ते भर में इतना आगे बढ़ जाएगा। इंटरफेस ने एक अजीब सा सवाल पूछा, तुम्हारे बिलीव्स क्या हैं? रॉन उस सवाल से इंट्रीग्ड हो गया, पर इसी बीच आस पास की स्ट्रक्चर टूटने लगी। फर्श कांच की तरह चटक गया और प्रोटैगनिस्ट
प्रोटैगनिस्ट अंधेरे में गिर गया। आंखें खुली तो वो एक भीड़ भरी एवेन्यू के बीच में था, पर लोग उसे ऐसे पार कर रहे थे जैसे वो इनविजिबल हो। पहली बार उसने किसी दूसरे कोने की इतनी बड़ी सिटी देखी थी, पर चीजें वैसी नहीं थीं जैसी लग रही थी। लोगों के चेहरे लिजर्ड जैसे थे, पूरी सोसाइटी किसी डिस्टोपियन दुनिया जैसी लग रही थी। उनमें से एक ने रायन की तरफ देखा, या शायद उसे लगा कि देख रहा है, क्योंकि वो लोग उसे नहीं देख रहे थे बल्कि उसकी पीछे आती मॉन्स्टर की हॉर्ड को। सिटीजन्स अपनी अजीब भाषा में चिल्लाने लगे और पागलों की तरह भागे। मॉन्स्टर्स सड़कों में फैल गए। हर तरह के क्रीचर्स थे, यहाँ तक कि कुछ ऐसे जिन्हें रॉन ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये पूरी तरह अपोकलिप्स जैसा दिख रहा था। या शायद नहीं, दुनिया को हाकन डायमेंशन से कनेक्ट होने में 5 साल बाकी थे और एंड शायद इसी तरह या इससे भी बुरा आता। और जैसे ये सब काफी नहीं था, एक कोलोसल जायंट जो प्योर एनर्जी से बना था वो बिल्डिंग्स तोड़ता हुआ प्रकट हुआ। अगर ये ह्यूमैनिटी की किस्मत थी तो लोग शायद हार भी मान लेते। वो जायंट रेयन पर पैर रखता है, पर उसका पैर लाइट में बदल जाता है और सब कुछ दिन की तरह साफ हो जाता है। मौत की आवाजें शांति में बदल जाती हैं। कैसा फील कर रहे हो? रायन ने एक आवाज सुनी। एक लाइट वाला बीइंग सामने आया और रेयन को लगा कि ये गॉड है। उसने कहा कि वो गॉड नहीं है और उसे डायमेंशनल एडमिनिस्ट्रेटर जैसा समझ सकते हैं। स्टेज 8 में कोई चैलेंज नहीं था, ये बस एक जगह थी जहां इंसान इस लाइट वाले बीइंग से बात कर सकता था, जो चाहे पूछ सकता था। रॉन ने पूछना शुरू किया कि ये सब क्या है, क्या ये दुनिया का रियल एंड है? उसने कहा कि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अब तुम सब क्या करते हो। रॉन ने पूछा कि अगर वो इतना पावरफुल है तो ये सब मैडनेस खत्म क्यों नहीं कर देता? वो बीइंग बोला कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है, बैलेंस स्किल मैनेज करता है, गॉड नहीं है। फिर उसने रायन से पूछा कि बताओ वो क्या बिलीव्स हैं जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं और तुम किस बात पर खड़े हो? रॉन को यह सवाल बहुत गहरा लगा। वो बीइंग कहता है कि उसने ह्यूमंस को बहुत लंबे टाइम से ऑब्जर्व किया है और वो बहुत इंटरेस्टिंग क्रीचर्स है। आवन कहता है कि लोग पैदा होते ही लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस के लिए स्ट्रगल करते हैं, कुछ बस सरवाइव करते हैं, और उसके लिए बस दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, फाइटिंग, उसकी सिस्टर और उसके पेरेंट्स। और क्या उसने कभी सोचा था कि हीरो बने? वो बीइंग पूछता है। असल में प्रोटास को खुद नहीं पता था कि वो कहाँ था। फिर डंजन्स में 300 बार मरने के बाद उस बीइंग ने कहा कि हीरोज के पास आम तौर पर कुछ स्पेशल टैलेंट होता है और रायन के पास कुछ नहीं था। ये क्या बात हुई? क्यों इंसल्ट कर रहा है? पर फिर भी वो उसे एडमायर करता था। उसने ट्यूटोरियल पूरा किया था। उसके बाद रॉन स्टेज 5 के बारे में पूछता है, जो हर टेस्ट में आरएनजी दे रहा था। लेकिन शॉर्ट में हर अच्छी चीज का एंड होता है और बातचीत का टाइम खत्म हो चुका था। टेस्ट उसका इंतजार कर रहे थे। बीइंग ने कहा कि चाहे उसे पसंद हो या नहीं, वो बिलीव करता है कि फ्यूचर में वो हीरो बनेगा। तो मतलब फेज 5 में रेयन ने जितनी 1 मिलियन बार कोशिश की थी वो सब ट्रोलिंग थी, इसीलिए उसका मुंह उस वियर्ड तरीके से बना हुआ था। रॉन ट्यूटोरियल पूरा करने वाला नंबर 62 था। वो मुंह में मोजा लिए हुए उठा, जो कि उसका ही था। कान्हा को यही तरीका सबसे बेहतर लगा था ताकि वो किसी पागल की तरह चिल्ला कर न जागे। वो सोच रही थी कि वो फिर से डंगोनन में फेल हो गया, लेकिन उसे क्या पता कि प्रोटैगनिस्ट ने इंटरफेस पर दिखा दिया था कि वो क्या कर सकता है। सक्सेस की खुशी में कान्हा ने उसके लिए सुबह कॉफी भी बनाई। तुम उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दे सकती थी, इसीलिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वो कहता है। उसे स्पैचुला मुंह पर पड़ जाता है, बस उसे चुप कराने के लिए। कान्हा काम पर चली जाती है और रॉन अपना स्टेटस देखने लगता है। ग्रेजुएट वाले टाइटल का इफेक्ट ये था कि उसके अंदर जो अवेकन हुआ था वो बाकी टाइटल्स के साथ एक्यूमुलेट नहीं होता, पर सिर्फ ग्रेजुएट टाइटल ही कई स्टैट्स बढ़ा रहा था। लेकिन एक और स्पेशल रिवॉर्ड था जो उसे लाल गॉब्लिन को हराने पर मिला था, एक बुक जो इंसान की रियल नेचर रिवील करती है। उसने एक्सप्लोजन मैजिक की स्किल ऑफर की। लड़के ने मन ही मन खुशी से चिल्लाया। इस बार उसने पड़ोस नहीं जगाया। इंटरफेस ने पूछा कि वो स्किल सीखना चाहता है। रियोन ने हाँ कहा। उसने स्किल अब्सॉर्ब कर ली और अब वो ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तैयार था। उधर काफी दूर एक लड़की अपनी ट्रेनिंग स्कूल की पहली टास्क पर जा रही थी। उसका नाम मेयोन हान था। वो अभी अभी पब्लिक सर्वेंट बनी थी। स्कूल में जो भी ट्यूटोरियल से गुजरे थे उन्हें सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्स करना था। माना जाता था कि पहले भी ऐसा सिस्टम रहा है और अब जो ये कोर्स करेंगे वो फ्यूचर के नए हीरोज होंगे। प्रेजेंटेशन में काफी लोग थे और वो बेचारी नर्वस हो गई जब रायन उसके सामने कार्ड उठाए खड़ा दिखा। ये क्या है? वो पूछती है और मायन डर और शर्म में अपना चेहरा ढक लेती है। अरे क्या हुआ गर्ल? रेयन जोर से पूछता है। लोग समझ रहे थे कि वो उसे बैडली ट्रीट कर रहा है।
कोई तो उसे रिकॉर्ड भी कर रहा था, लेकिन असली ट्विस्ट पीछे था। इंस्ट्रक्टर किंग लियोन आ रहा था, पूछता हुआ कि क्या हुआ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं जैसे भूत देख लिया हो। सच में उनकी आवाजें भी एक दूसरे को बहुत फेमिलियर लग रही थीं, जिससे रायन की फॉर्म रिवील हो गई। वो कहता है कि वो फोटो से थोड़ा अलग दिख रहा है, देखो थोड़ा चेंज हुआ हूं पर फोटो में मैं ही हूं, ट्रस्ट करो, रॉन कहता है। लेकिन किन की ज्यादा क्यूरियोसिटी ये थी कि क्या रायन ने स्टेज 5 के ऊपर वाले ट्यूटोरियल पूरे किए, और रॉन ने हाँ कहा। उसका लेवल 12 था, जो कि काफी हाई माना जाता है। एओन कहता है कि वो कई बार डंजन में गया था लॉज ऑफिशियल होने से पहले, और कुछ ऐसी स्किल्स ले आया जो उसकी स्ट्रेंथ को डबल करती थी। किन सच में इम्प्रेस था, पर एक चीज और जाननी थी। वो रयुन को किनारे ले गया और कहा कि सारी रिवॉर्ड्स दिखाओ। रॉन की पेशेंस खत्म हो रही थी। उसने सबसे प्रैक्टिकल रिवॉर्ड दिखाया जो उसे स्टेज 2 में मिला था। उसने अपने हाथ को हल्का सा काटा और तुरंत ही वो हिस्सा रिप हो गया। हाँ सच में, और वो जख्म वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर से भी तेज भरने लगा। उसने रिंग भी दिखाई, अरे वही फायर रिंग, और स्टेज सी की एजिलिटी एबिलिटी भी, और एनिमीज को मात्र अपनी चीख से टेरर में डालने की एबिलिटी। रेयन पूछता है कि थोड़ा सैंपल दूं? किन कहता है हाँ क्यों नहीं। किसने कहा? वही ब्रूट जो लान हाउस में लोगों को पीट रहा था। वो दूर से ही रेन को पहचान गया, उससे पहले कि उसकी कानें दर्द से फटे। सिर्फ उसके ही नहीं, आस पास सबके। एक ऐसी चीख जिसने दिमाग हिला दिया। ये हमारे प्रोटैगनिस्ट का लाइन रोड था। इस छोटी सी डेमो के बाद वो पूछता है तो कैसा लगा। इसी बीच वो बड़ा ब्रूट रेयन को बड़ी परवर्टेड सी मुस्कान देता है, जैसे उसे कोई ह्यूज डिस्काउंट मिल गया हो। रेयन को क्लियरली पसंद नहीं आया। क्लासरूम में वो सेंटर ऑफ अटेंशन था, भले ही वो अकेला बैठा था, क्लासिक आइसोलेटेड कैरेक्टर। उसके पीछे वो दूसरा वियर्ड थोड़ा परवर्टेड लड़का था। इंस्ट्रक्टर किन आता है और सब उसे स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। 10 दिन की क्लासेस होनी थी, सुबह प्रैक्टिस, दोपहर प्रैक्टिस, एकोमोडेशन सब इंक्लूडेड। वो पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन और सर्वाइवल की जरूरी बातों के बारे में बताने वाला था। क्लास के बीच में उसने 10 मिनट का ब्रेक दिया। रायन के लिए ये बस और एक बोरिंग क्लास थी। तभी ब्रूट उसे ग्रीट करने आया। उसका नाम वोइल था। अनहा उसका हाथ मिलाता है, पर अचानक उसे लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ ट्रेन हो रही है। वजह साफ थी, क्वेक को उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई थी, और अब भी नहीं आ रही थी, क्योंकि किसी तरह रॉन रेजिस्ट कर रहा था। पावर ऑफ द जियांट एक्टिवेट, प्रोटैगनिस्ट कहता है, और मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली एबिलिटी असर दिखाने लगती है। वो उतना ही स्ट्रांग हो जाता जितना क्वाक पावर दिखा रहा था। एक क्लासिक फर्म हैंडशेक वाला सीन जो सबने स्कूल में कभी ना कभी लिया होगा। वो ब्रूटल पर्वत जैसा आदमी यकीन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने अपने सारे स्किल पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाले थे, फिर भी ये बच्चा उसे बराबरी दे रहा था। प्रेशर इतना बढ़ गया कि बूम, उसकी नसें फट गईं और खून उछलकर बाहर आ गया। सब तरफ बिखरा, रायन के चेहरे पर, सबके ऊपर, और उस साइकोपैथ पर भी जिसे ये सब पसंद आ रहा था। अब कोई चारा नहीं था। ग्वाक को अस्पताल जाना पड़ा और रेयन बेचारा डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंच गया अपनी कहानी समझाने। इंस्पेक्टर किन को यकीन नहीं हो रहा था, और अंडरस्टैंडेबल भी था, पर प्रोटैगनिस्ट ने बताया कि उसकी एबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ाती है। रुको, तुमने कहा स्किल सिर्फ फोर्स वाली? किन ने पूछा, और फिर कहा तुमने कहा एबिलिटी तुम्हारी स्ट्रेंथ 1.5 गुना बढ़ाती है, पर असल में ये 2 गुना है। और राउंड जवाब देता है कि इट इज, जिस पर सामने वाला बोलता है कि रियली। मुझे तो ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, और ऐसा लगता है कि उसने राउंड को उसकी असली स्ट्रेंथ छुपाते हुए देख लिया है। इसके बाद आउन वापस रूम में जाता है और पहले दिन से ही काफी ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। उसके साइड में वही वियर्डो अल्फा पूछता है कि क्या वो उसके पास बैठ सकता है, जिस पर एओन बोल देता है कि हाँ बैठ जाओ, और फिर दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। उस ब्लॉन्ड का नाम वाई सियोंग होता है। वह बोलता है क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? मैंने ट्यूटोरियल कंप्लीट किया है और मैं चीजें फास्ट सीख रहा हूँ। और फिर वो अपने फिंगर से उस इंजर्ड आर्म पर टच करता है, जिस पर वो आर्म फटने वाला सीन किसी आर्ट की तरह एक्सप्लेन करता है। रैन तुरंत सब डिनाई करता है और कहता है कि ऑब्वियसली ये एक एक्सीडेंट था। इसके बाद इंस्पेक्टर किन कहता है कि डिले की वजह से वो लोग बस की पॉइंट्स पर नजर डालेंगे, और फिर क्लास शुरू होती है। किन बताता है कि डंजन्स 2 टाइप्स की होती हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट वाली अपीयरेंस के 4 हफ्ते बाद ओपन होती हैं, और इनकम्प्लीट वाली अनस्टेबल होती हैं, जिनका ओपन होने का फिक्स्ड टाइम नहीं होता। जिस पर वो आगे बताता है कि कुछ तरीके होते हैं जिससे डंजन को ओपन होने से रोका जा सकता है, जैसे सेंट्रल कोर को डिस्ट्रॉय कर देना और पूरे डंजन को क्लियर करना, या फिर नॉर्मल कोर्स रिमूव करके उसकी ओपनिंग डिले करते रहना। किन कहता है
कि उन्हें हमेशा लाइट रहना चाहिए ऑर्डर के हिसाब से, ताकि वो कोर पर डायरेक्ट अटैक कर सके। लेकिन पीछे फंडाओ में बैठा एक प्रूट कंप्लेन करता रहता है कि ये सब नॉनसेंस है और मॉन्स्टर्स के सामने किसी काम का नहीं है। रायन के लिए ये और प्रॉब्लम्स बनती जा रही थी, क्योंकि गार्ड साफ बोलता है कि अगर ट्रबल किया तो सीधा बाहर। इसके बाद किन उसे रिलैक्स करवाने के लिए उस बड़े ब्रूट को नीचे बुलाता है। वो बिना आर्ग्यूमेंट के नीचे आ जाता है और पूछता है, सो बॉस अब क्या करने वाले हो? जिस पर कीनू अपना फोन दिखाते हुए बोलता है, 1 मिनट, तुम 1 मिनट तक मुझ पर पूरा अटैक कर सकते हो और मैं हर चीज अवॉइड करता रहूंगा। अगर तुमने मेरे बॉडी को टच कर लिया तो ग्रेजुएटेड वरना एक्सपेल्ड। रायन और सियोंग दोनों के लिए वो मस्कुलर आदमी कोई खास थ्रेट नहीं था, लेकिन फिर भी मजेदार सिचुएशन बनती थी। बिग गाय इन्वेंटरी से अपनी सोर्ड निकालता है और भले ही वो एक रियल सोर्ड थी, कान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस उससे आने को बोलता है। बिग गाय बिना किसी डर के पहला ब्लो मारता है जो मिस हो जाता है, जिस पर कान कैजुअली कहता है कि बैटल में सरप्राइज अटैक्स ही काम करते हैं। ब्रूट को ये बात पसंद नहीं आती और वो दूसरा ब्लो मारता है और पता नहीं कैसे वो उसकी पीठ के पास पहुंच जाता है और कान ये कहते हुए बचता है कि एग्जैजरेटेड मूव्स बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। स्टूडेंट गुस्से में दांत भींच कर लगातार अटैक्स करता रहता है, लेकिन उससे कितना भी अटैक करवाओ क्विन हर बार डॉज कर लेता है और बार बार कहता है कि सिर्फ सिंपल सोर्ड हैंडलिंग काफी नहीं होती। जिस पर ब्रूट चिल्लाता है, इनफ नॉनसेंस, और पूरी ताकत से फाइनल स्ट्राइक मारता है, लेकिन क्योंकि डोट परफेक्ट निकलती है और ब्रूट खुद का गला थोड़ा खोल लेता है। क्विन उसकी स्वॉर्ड को किक मारकर सीलिंग में फंसा देता है और फिर कामली बताता है कि 1 मिनट पूरा हो गया है और टाइम एक्सपायर हो चुका है। एऑन डिस्टेंस से पूरा सीन ऑब्जर्व करता है और उन ब्लोज की प्रिसीजन पर ध्यान देता है। उसे महसूस होता है कि किन किसी फाइटर की तरह परफेक्ट बॉक्सिंग स्टाइल डॉजेस करता है और वो सोचता है कि सुपर ह्यूमन लेवल का डिफरेंस आखिर कितना बड़ा होता है, क्योंकि ये स्पीड इंसेन लगती है इवन उसके लिए जिसके पास एडवांटेजेस स्टेटस है। इसी बीच रायन और योंग दोनों इम्प्रेस्ड होते हैं, लेकिन योंग का रिएक्शन थोड़ा ज्यादा सैडिस्टिक वाइब देता है, या कहें कि वो सच में ऐसा ही होता है, जिस पर प्रोता सोचता है कि इसके साथ थोड़ा डिस्टेंस रखना बेहतर है। दोपहर में सब प्रैक्टिकल क्लास के लिए प्रेजेंट होते हैं। कुछ के लिए ये वेपन्स लेसन होता है जहां बिना किसी ओपोनेंट के इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं, लेकिन रायन की खुशी के लिए सियोंग खुद उसके पास आता है और कहता है कि चलो 2 बंदों की फाइट कर लेते हैं। जिस पर इंस्ट्रक्टर उनकी छोटी सी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोलता है कि 6th डे तक मॉक बैटल्स अलाउड नहीं है। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। कुछ लोग सच में बहुत खराब होते हैं, जिस पर रायन बोलता है कि डैम, ज्यादातर लोग उससे लोअर लेवल के ही हैं, इसलिए वो अपने यूनिक मूवमेंट्स प्रैक्टिस करने लगता है। हवा में अपने सेबर को घुमाते हुए उसकी मैडनेस इंस्ट्रक्टर नोटिस कर लेता है और उसे करेक्ट मूवमेंट सिखाने लगता है, क्योंकि अगर वो एक रियल डंजन में जाएगा तो उसकी ये क्रेजी ट्रिक्स काम नहीं आएंगी। रॉन को उसकी बात पसंद नहीं आती और वो उसे कॉलर से पकड़कर कहता है, तुम कॉम्बैट में सच में अच्छे लगते हो मेरे नोबल फ्रेंड, तो चलो ट्राई कर लेते हैं। यह सुनते ही सब दंग रह जाते हैं। ये सीन खतरनाक बनने वाला था, लेकिन लकीली किन सबका ध्यान खींच लेता है और इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिस फाइट को ऑफिशियली अलाउ करता है। के इंस्ट्रक्टर सोन को एक सोर्ड देता है और सामने गेस करो कौन? हाँ, हमारा प्रोटैगनिस्ट, जिसकी आंखों में फाइट का वही थर्स्टी लुक होता है। किन काउंट करता है 1 2 3 एंड गो। दोनों आगे बढ़ते हैं और रॉन पहले ही मूव में इंस्ट्रक्टर को ऑलमोस्ट गिरा देता है और दूसरी मूव में उसकी ब्लेड को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। हवा में बस विंड का साउंड रह जाता है। किन समझाता है कि वो लोग यहाँ जो सीख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अभी जो सिखाया जा रहा है वो फाइनल आंसर नहीं है। रियल आंसर अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और रॉन ने उसे दिखा दिया। सब क्लैप करते हैं जबकि वो ऑरा फार्म करता खड़ा रहता है। किन शान उसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसका हाथ शेक करता है और उसके लुक में रॉन के लिए सस्पिशन बढ़ने लगता है। इसके बाद हम किन रायन की डायरी में मूव करते हैं। दूसरे दिन वही हुआ जो पहले दिन हुआ था और सियोंग उसे लगातार परेशान करता रहा और ज्यादा ट्रेनिंग मिली। तीसरे दिन भी वही, चौथे दिन भी कुछ अलग नहीं और 5वें दिन तक तो वो कहता है कि वो मॉन्स्टर से ज्यादा खुद से ही मरने वाला है। छठे दिन वो बस एग्जिस्ट कर रहा होता है और यूसोंग से कहता है कि कुछ ट्रबल कर दे। रॉन बस बोलता है कि उसे बोर्डम दूर करना है, जिस पर यूसोंग कहता है कि रिलैक्स, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोपहर में वो लोग थिएटर स्टेज पर फेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक अप्रेंटिस ऑलरेडी हार चुका होता है और रायन जीत कर अपलॉज पाता है। सियोंग उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड होकर उसे कॉम्प्लीमेंट देता है, लेकिन रेयन बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वीक था। उसकी
उसकी नजर में ये सारे लड़के छोटे छोटे ट्रेनिंग फाइट्स ही कर रहे हैं और वो सोचता है कि ये लोग कई स्टेजेस कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऐसा ट्रेनिंग क्यों। फिर एक अप्रेंटिस अटैक करता है, लेकिन ट्रेजेडी से पहले किन रोक देता है और विनर अनाउंस कर देता है। यह देखकर प्रोटोगोनिस्ट के अंदर की फाइट वाली जान फिर एक्टिवेट होती है। किन नेक्स्ट ग्रुप बुलाता है और सरप्राइज वाई स्योंग का टर्न होता है। वो पागलों की तरह एक्साइटेड होकर स्टेज पर जाता है और रेयोन को याद आता है कि यही वो इंटरेस्टिंग मोमेंट है जिसका यूसोंग ने हिंट दिया था। किन एक सॉर्सरेस को बुलाता है जो सेओंग के खिलाफ लड़ेगी। सेओंग कामली कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रूल नहीं था कि कौन सी वेपन यूज करनी है, इसलिए उसने अपनी वेपन चुन ली और वो कोई नॉर्मल नहीं, पास्टा लाइक फ्लेक्सिबल वेपन निकालता है। केन उन्हें अलग करता है, 3 तक काउंट करता है और फाइट शुरू होती है। सॉर्सरेस फ्लाइंग क्रिस्टल समन करती है जो छोटे टॉर्पीडोज की तरह यूसोंग पर अटैक करते हैं, लेकिन यूसोंग उन्हें बिना किसी एफर्ट के चकनाचूर कर देता है। ये बात रेयोन को भी शॉक करती है, जिसने पहले कभी मैजिक को ऐसे इस्तेमाल होते नहीं देखा था। जिस पर सॉर्सरेस डिसाइड करती है कि क्वांटिटी नहीं साइज मैटर करता है और यहीं से वो अपनी अगली मूव के लिए तैयारी करती है। इसलिए एक टाइनी क्रिस्टल समन हुआ फैमिली। वो मिसाइल की तरह आया और सींग ने और भी बोल्ड होने का फैसला किया। उसने क्रिस्टल को तोड़ने की बजाय उस व्रेज को टोर्ड्स करने दिया। क्रिस्टल ने अटैक लौटाया और टारगेट था इंस्ट्रक्टर किम, लेकिन गलती मत करना, किम के लिए उसे डॉज करना एकदम पीस ऑफ केक था, एक सिंपल अटैक, और ये योंग के लिए परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन भी था ताकि वो मेज पर सीधे अटैक कर सके। क्या ही चीप मूव था। बिना दया के उस साइकोपैथ ने उसका सिर ऐसे क्रश कर दिया कि पूरा फेस डो में दबा हुआ दिख रहा था। पुअर थिंग, वो ब्रूटलाइज हो चुकी थी और पूरा इम्पेडो उसके खून में नहाया हुआ था। हाँ, बस यही डे 6 का एंड था। असिस्टेंट ने इमरजेंसी सर्विसेज बुलाई, जबकि दूसरा उसके स्ट्रेचर पर पड़े बॉडी को चेक करने गया जो अभी भी अलाइव थी। फ्यू, तुम क्या कर रहे हो? किन सेओंग की ब्लेड की तरफ इशारा करता है, लेकिन वो कहता है कि एक्सीडेंट्स हैपन। ज्यादा कुछ करने को था भी नहीं। चिन उसे डिसमिस करता है और 20 मिनट की पॉज देता है, फिर सेओंग को फॉलो करने को बोलता है। दूर से रॉन सारी चीज अटेंशन से ऑब्जर्व करता है और कहीं से उस किंग की ब्लेड को पहचान भी लेता है। इंसिडेंट के बाद भी फाइट्स कुछ और दिनों तक जारी रही, पूरे 2 दिन और सेओंग एक्सपेल नहीं हुआ, लेकिन वो बाकी लोगों की नजरों में मार्क हो गया। लेकिन असली बात यह है कि दिन बीत गए और डे 8 आ गया। रॉन लगभग रेडी हो चुका था। वो इंस्ट्रक्टर किन के ऑफिस गया और उससे रियल सोर्ड फाइट मांगी। के ने कहा कि वो बैनर नीचे कर दे क्योंकि ये दिन उसके लिए बहुत टायरिंग रहे थे। रॉन बोलता है कि ये जगह पेपर वर्क की चिंता करने के लिए नहीं है, आखिर वो पहले भी मिल चुके थे। किन तो चुप ही रह गया। इसलिए उस रात उसने प्रोटैगनिस्ट की विश फुलफिल करने का फैसला किया और उसे वही दिया जो रॉन चाहता था। इंस्ट्रक्टर ने रॉन की सोर्ड का साइज देखकर उसकी तारीफ भी की। रेयॉन वहां खड़ा था, काफी बड़ा, इंप्रेसिव। प्रोता ने बस कहा कि उसे फार्म के बीचों बीच मिली थी, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि वो इंप्रेसिव थी। इसी वजह से किन ने भी कुछ बराबरी का इस्तेमाल करने का सोचा। उसने 2 और शार्प ब्लेड्स निकाली, बिल्कुल रेजर की तरह। उसने ये तक वार्न नहीं किया कि फाइट शुरू होने वाली है। पलक झपकते ही वो रायन की पीठ के पीछे था। ये लोग हमेशा पीछे से आना पसंद करते हैं, राइट? प्रोटैगनिस्ट की रिएक्शन टाइम बस इतना था कि वो किंग के अटैक को डिफेंड कर पाए। मैं सोचता था तुम सिर्फ स्ट्रेंथ हो, लेकिन तुम्हारी एजिलिटी इंप्रेसिव, वो कहता है। तो चलो अब तुम अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, रॉन जवाब देता है। क्विन अपनी स्पीड का पूरा फायदा उठाता है, लेकिन रॉन उसके सारे अटैक्स डिफेंड कर लेता है। एक्चुअली उसने कोशिश की, क्योंकि रॉन का पूरा बॉडी अटैक्स के बाद ब्लडीड हो चुका था। उसकी रिकवरी एबिलिटी इनसेन थी। इसी वजह से चिन कुछ और बोल्ड करने की कोशिश करता है और सीधा हेड ऑन अटैक मारता है। शील्ड्स तो वीक लोगों के लिए होते हैं। रॉन अपना शील्ड यूज करता है और ऊपर से हंसते हुए किंग की डैगर को अपनी हड्डियों के बीच फंसा लेता है और इंस्ट्रक्टर को सीधा हेडपट मार देता है। क्या उस जानवर में स्पीड कम थी, उसमें प्योर ब्रुटैलिटी थी और इंस्ट्रक्टर को सिर्फ एक हिट ही काफी था। किन पूरी तरह स्पीचलेस खड़ा रह गया। कुछ देर बाद दोनों ने साथ में एक शांत सोडा पी, भाईचारे में। रेयॉन सोचता है कि ये शायद ड्रॉ था। ओ रियली? वेल आई थिंक आई वन, किन बहुत फ्रेंडली टोन में कहता है, फिर खड़ा होकर रियाओ को रेस्ट करने भेज देता है, क्योंकि अगला दिन डंजन की प्रैक्टिकल लेसन के लिए था। एक हुडेड इंसान हमेशा कोई ना कोई हुडेड एंट्रेंस गेट के सामने खड़ा था। उसने गेट खोला और बंद किया, बस यही आवाज सुनी गई। सुबह किन समझाता है कि ये डंजन प्योरली एजुकेशनल है। ये था जेका फॉरेस्ट, जहां मॉन्स्टर्स एवरेज से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ट्रैप्स भी थे, लेकिन मॉन्स्टर्स ही असली चैलेंज थे, और क्योंकि मॉन्स्टर्स ग्रुप्स में नहीं रहते, उन्हें एक एक करके इजीली हराया जा सकता था। बाकी डिटेल्स अंदर जाने के बाद मिलनी थी। ये पहला मौका था जब रॉन किसी रियल डंजन में जा रहा था, कोई ड्रीम वर्ल्ड वाला नहीं। खैर, वो अंदर चले गए। आंखें बंद करने का टाइम था। पेट में उठती हल्की सी स्ट्रिंग फील करके अचानक एक
अलग जगह पहुंच जाना। वो एक खूबसूरत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थी। रॉन वापस उसी रास्ते से लौटने में इंटरेस्ट लेता है, लेकिन योंग उसे याद दिलाता है कि वो नहीं हो सकता। किनलोन बताता है कि एक इंस्ट्रक्टर केक मॉन्स्टर को कैसे हराना है ये डेमो देगा, फिर इनकी बारी। वो कहता है कि मॉन्स्टर्स को हमेशा ओपन एरिया में लूर करना चाहिए। मॉन्स्टर्स ऑस्ट्रिच की तरह दिखाई दिए, वो अपने पैरों और बीक से अटैक करते हैं, इसलिए टेंशन डबल होनी चाहिए। किन कहता है कि परफेक्ट स्ट्रैटेजी ये है कि उन्हें घेर कर उनके पैर बांध दो। अचानक इंटरफेस प्रकट होता है और बताता है कि सेंट्रल कोर रिमूव हो चुका है और डंजन कोलैप्स होने वाला है। स्ट्रक्चर क्रैक होने लगता है और किन ऑर्डर्स एवरीवन टू लीव इमीडिएटली। सब धीरे धीरे बाहर आए क्योंकि अभी टाइम था। बाहर आकर किन ने सबको एक एक करके काउंट किया, लेकिन एक छोटा प्रॉब्लम रह गया था। डंजन बाहर से कोलैप्स होने लगा था। किन ने सबको जल्दी से दूर जाने को कहा। डंजन टूट रहा था। रॉन पास आया, लेकिन किन ने उसे रोका नहीं। अच्छी जगह आए हो, क्विन बोला। उसने कहा कि उसे रप्चर में थोड़ी हेल्प चाहिए। अगर डंजन का बॉस डिफीट हो चुका है और कोर रिमूव हो चुकी है तो बाकी बचे मॉन्स्टर्स बाहर कूदेंगे। इसे डंजन एस्केप कहते हैं। किन कहता है कि अप्रेंटिसेस को पहले भागना चाहिए, लेकिन चिक्स की एस्केप शुरू हो चुकी थी और गीक पोर्टल से बाहर निकला, जिससे उसका सामना सीधे रेयन से हुआ। रॉन मुस्कुराकर एक आइडिया निकालता है। हॉर्ड थी, मॉन्स्टर्स की कमी नहीं थी, इनसे निपट लो, अकेले हो राइट? रॉन कहता है नॉट रियली। पीछे से आवाज आती है, ब्रदर ये स्योंग था, पागलों की तरह पीछे से आता हुआ। उसने पहले गेका को बीच माथे में डो जैसी चीज से फाड़ दिया। ओहो कितना मजा आता है पागलों को मारने में, वो कहता है। रेयन का फेस बस एक मीम बन जाता है, भले उसे पसंद ना हो। प्रोटा को फाइट ज्वाइन करनी पड़ी। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और योंग के साथ खड़ा हो गया। मैसेकर नहीं, एक क्लीन अप। और सियोंग चिल्लाता है अपनी बट प्रोटेक्ट कर, और लायन रोर एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उसके रोर से मॉन्स्टर्स डर जाते हैं और उनकी मोरल गिर जाती है। ये एक शानदार सीन था। कमजोर मॉन्स्टर्स को बाकी लोग मार देते हैं। रॉन अपनी मैजिकल एक्सप्लोजन स्किल एक्टिवेट करता है और ट्रूस को फिर से स्लॉटर के लिए तैयार करता है। और सीन वो तो खून और गट्स जहां हो वहीं होता है। आई एम नॉट गोना टीच यू, इट्स अ सीक्रेट, रॉन कहता है। लेकिन आसान चीजें बोरिंग हो जाती हैं। और तभी सामने आता है वो चीका परेड गोट उमिक का म्यूटेंट, गॉड जाने कितने मीटर ऊंचा। किम भी थोड़ा वरीड हो जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि वरी इन दोनों में सबसे कम थी। एक बोला ये मेरा है, मेरा। दूसरा बोला नहीं, इसका ओनर ऑलरेडी डिसाइड है। कौन ज्यादा पागल है बताओ कमेंट्स में। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रूम में उन्हें पता चलता है कि किसी ने डंजन में घुसकर जानबूझकर क्रीचर्स रिलीज किए थे और दो न्यूकमर्स ने खुद को अलग साबित किया। उन्होंने एक हैंडसम म्यूटेंट केका को आइसोलेट किया। एक था रॉन, जिसके पास क्रेजी हीलिंग फैक्टर और अब्सर्ड ताकत थी और जिसे पेन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरा था सैडिस्टिक योंग, जिसके पास एक्सीलेंट फाइटिंग सेंस और एक्सेप्शनल रिफ्लेक्सेस थे। वुमन ने कहा कि ये रेयर है कि कोई उसे तुरंत प्रेज करे। उसने पूछा कि क्या उसने रिक्रूटमेंट ऑफर से पहले कुछ किया था, लेकिन उसने बोला कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ऐसा करना फॉरबिडन है। यही उसने हैंसन, जो गिल्ड लीडर थी, को कहा। आखिर ग्रेजुएशन डे आ गया। डायरेक्टर ने अपना स्पीच दिया और बस टाइम हो चुका था। बाहर निकलते वक्त एक सिल्वर लिमोजीन खड़ी थी और योंग पास में था। वो बंदा रिच निकला। उसने रायन से कहा कि अंदर आ जाओ, वो उसे घर छोड़ देगा। लेकिन अंदर बैठने से पहले किंग लन उसे कुछ वर्ड्स बोलने आया। तुम मुझे गॉड देने आए हो राइट? रॉन ने कहा। पर नहीं, उसने कहा कि रिवॉर्ड्स बाद में दिए जाएंगे, और फिर अचानक गायब हो गया। रुको, तुम बस यही कहने आए थे? रॉन बोला। लेकिन के ने बस एक लंबी सांस ली और कहा तुम स्ट्रांग हो किड, और जल्दी ही और स्ट्रांग बनोगे। हम जल्द ही किसी डंजन में मिलेंगे, लेकिन कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत भूलना। अब रॉन ऑफिशियली लाइसेंस्ड था। वो घर खुशी से वापस लौटा और काना को अपनी सारी एक्सप्लॉइट्स सुनाई। उसने कहा कि अगले दिन से वो डंजन्स में खेलना शुरू करने वाला है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि डंजन ढूंढते कैसे हैं। उसने कहा कि इसके लिए एक ऐप होता है और ये जीनियस तुरंत उसे सर्च करने लगा। उसमें सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे, यहाँ तक कि रिक्रूटमेंट ग्रुप्स भी। ये उसके लिए पैसे जमा करने का अच्छा चांस था, ताकि हर लेवल F डंजन क्लियर करने पर वो अपनी माँ को पैसे भेज सके। रिवॉर्ड था 20 मिलियन, और मॉन्स्टर्स से गिरने वाले आइटम्स भी पैसे में बिकते थे। प्योर गोल्ड माइन। पेरेंट के घर में उसके पिता ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे की खबर सुनी। उसकी माँ ने बताया कि उसने उसे 10 मिलियन भेजे थे। सच में? तो वो ऑलरेडी अपने पिता से ज्यादा कमा रहा है, बूढ़े ने गर्व से कहा। लेकिन माँ परेशान थी कि लोग डंजन्स में मर रहे थे। रिलैक्स माय लव, हमारा बेटा वो टाइप नहीं है जो रेकलेस काम करे, पिता ने कहा। पर हम जानते हैं कि वो गलत था, क्योंकि दूसरी तरफ डंजन में अकेले ही रायन पूरा स्पाइडर नेस्ट उड़ा रहा था। फाउंड यू स्वीट हार्ट, वो मॉन्स्टर्स को चिल्लाता है। गलती से वो मॉन्स्टर्स को सबसे ब्लड थर्स्टी तरीके से किल कर देता है। डंजन के बाहर उसकी कार खड़ी
थी, एक ब्लैक बेंटली। अंदर फोन बजता है, उसके पेरेंट्स थे, ये जानने के लिए कि वो कैसा है। पिता बोलता है कि लड़के को आराम से सोने दो, पर उन्हें पता नहीं था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। एक डंजन पोर्टल अचानक खुला और उसके अंदर से ऑक्स वॉरियर्स की हॉर्ड डेथ मार्च करती हुई बाहर आई। सुबह होते होते रायन ने डंजन पूरा साफ कर दिया, पूरा खून में लथपथ। वो अब एक और चैलेंजिंग डंजन चाहता था। जब वो कार का दरवाजा खोलकर फोन उठाता है तो देखता है 36 मिस्ड कॉल्स उसकी माँ की, और जैसे ही वो वॉइसमेल सुनता है उसकी रीढ़ जम जाती है। वो आने वाली चीजों के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। न्यूज में अनकोरा बता रहा था कि मिलिट्री पूरी कोशिश कर रही है कि डंजन प्रॉब्लम को जल्दी खत्म करे। हंगरी शहर सील हो चुका था और रेजिडेंट्स आइसोलेट किए गए थे। इस बीच रेयन बैटल की तैयारी एट कर रहा था। विक्ट्री उसकी नजर में थी, वो चिंता में था, लेकिन उसने अपनी माँ को कहा कि वो संभाल लेगा। हे आई एम अ ग्रेजुएट, उसने कहा, और वो पूरी फोकस के साथ कार में बैठकर पेरेंट्स को रेस्क्यू करने निकल पड़ा। क्वारंटीन जोन पर पहुंचकर सोल्जर्स ने उसे वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन वो क्वालिफाइड था और एक सुपीरियर ने उसे अंदर जाने की परमिशन दे दी। ऑफिसर्स ने रास्ता खोला और रायन आगे बढ़ गया। तो रीजन में 5 ओपन डंजन्स थे, शायद हनियर की वजह से। रायन पेरेंट्स के लिए और ज्यादा परेशान होता जा रहा था, वो जल्दी पहुंचना चाहता था। तभी रोड के साइड से एक जायंट बोर निकल आया। कोलिजन सीधा था और कार उड़ गई। एक नॉर्मल इंसान कभी सरवाइव नहीं कर पाता, पर रॉन वो बच गया। लेकिन उसकी गाड़ी हिल रही थी और उसका दिल दुख रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी सनसेट खरीदी थी। प्रोटा ने अपनी ब्लेड निकाली और वो बोर को डिनर के लिए बेकन बनाने वाला था, लेकिन रोड्स पर गूंजते रोर्स और उठती डस्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो ऑक्स की एक हॉर्ड थी, सॉरन से भी ज्यादा फियर्स। रॉन ने जल्दी सिचुएशन असेस की। उसे दुनिया की सबसे पुरानी स्ट्रैटेजी याद आई, अगर 2 दुश्मन हैं और तुम दोनों को नहीं हरा सकते तो उन्हें आपस में मरने दो। ही स्टार्ट्स रनिंग। सबसे बड़ा बदला फॉरगिवनेस है। आई फॉरगिव यू लिटिल पिग, कम हियर, कम, वो कहता है, जबकि बोर उसके पीछे भागता है और ऑक्स की एरोज भी उस हिस्से तक पहुंच जाती हैं। और जैसे ही दोनों एक दूसरे को मारने में लगते हैं, रायन भाग जाता है। यही होती है स्ट्रैटेजी। वो देर रात तक चलता रहा, लेकिन अभी भी घर नहीं पहुंचा था। पीछे एक आवाज गूंजी, ईवातो। वो बस समय रहते एक वुल्फ अटैक को काटने में सफल रहा। लगता था कि वो वुल्व्स इनविजिबिलिटी भी कर सकते थे। वो पूरी तरह से एक साइलेंट विंड की तरह घिरे हुए थे। हेयॉन भाग सकता था, लेकिन जो भागते हैं वो कॉन्फिडेंस की कमी वाले होते हैं। यहाँ उसकी कमी सिर्फ खून की थी। उसने वुल्व्स को काट काट कर खत्म कर दिया, और फिर वो जोकर वाला वाइब भी उसके चेहरे पर आ गया। आखिर दिन होगा, सुंदर ऑरा और एक बिजार बैटलफील्ड के साथ। रॉन एक पेड़ के ऊपर सो गया था। रात बिल्कुल क्वाइट नहीं थी। अ गुड नाइट स्लीप, उसने कहा, लेकिन बेहतर हो सकता था। बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स के अपार्टमेंट में रेयॉन की माँ, जिन्हें लगता है नाम देना भूल गए, पूछती है कि क्या उसके लिए बाहर आना प्रॉब्लम तो नहीं होगा। पिता अपनी पत्नी को शांत करते हैं, लेकिन खुद भी नहीं जानते कि उनका बेटा सेफ है या नहीं। बाहर वो मॉन्स्ट्रोसिटी घूम रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता, ये मॉन्स्ट्रोसिटी तो खुद उनका फेवरेट बेटा था। रॉन ने सड़क पर ऑक्स के ढेर लगा दिए थे, फिर भी वो आते ही जा रहे थे। 3 वॉरियर ओवर्स आगे आए और रेन चिल्लाया, मॉम, डैड, मैं आ गया हूं तुम्हें रेस्क्यू करने, वहीं रहना और आवाज मत करना। पेरेंट्स उसकी आवाज पहचान जाते हैं और खिड़की से देखते हैं कि रॉन ऑर्क से लड़ रहा है। रेयॉन उनसे सीधी टक्कर लेता है, अपनी सोर्ड से हमला करता है, उनके अटैक्स डॉज करता है और मैजिक भी इस्तेमाल करता है। जब एक और ग्रुप ने उसे घेर लिया, उसने डॉज करके एक के गले में ब्लेड घुसेड़ दी। रॉन ने उसी रही बॉडी को दूसरे ऑक पर फेंका और उसकी सिर उड़ाकर मैजिक से ब्लास्ट कर दिया। 3 सुंदर अपेटीस, लेकिन 3 कुछ भी नहीं थे बाकी बची ऑक्स की क्वांटिटी के सामने। सारे नर्वस वॉरियर ऑक्स फिर से उस पर टूट पड़े। उनके साथ आया अल्फा और सी जनरल। तू लीडर है, वो कितना उगली है तू, रेयॉन बोला। अगर इंसल्ट्स बैटल जीतती तो कॉमेडियन स्टैंड अप करके रिच हो जाता। फिर राओन ने अपनी मस्कुलर ग्रोथ एबिलिटी एक्टिवेट की और लायन रोर के साथ मिक्स कर दिया। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो बास्टर्ड्स। जवाब छोटा और तेज था। रेयॉन को सीधा फेस पर एक लगा, जिसने उसे पूरे ऑक्स के झुंड के बीच फेंक दिया। फाइट क्लब नहीं, लेकिन पूरा राउंड माउंटेड था। ऑर्स उसे पीछे धकेलते रहे। जनरल का साइज absurd था। उसने रॉन पर जैब, क्रॉस और दांत तोड़ देने वाली किक मारी। वो ब्रूटलाइज्ड हो चुका था, पर बुरी बात यह कि उस बच्चे में विल पावर थी। उठना मुश्किल था, लेकिन वो उठ गया। मुंह में अब दांत नहीं बचे थे। रायन बोला, मैं जमीन पर नहीं रह सकता, जबकि मेरी फैमिली मुझ पर डिपेंड करती है। तो इस सीन में जो ऑक इस बिल्डिंग पर चढ़ रहे होते हैं, उनके बीच रॉन ऊपर की तरफ देखता है और फील करता है कि अब तो बस इन्वेजन शुरू होने ही वाला है। जिस पर वो डबल गुस्से में चिल्लाता है, गेट आउट ऑफ हियर यू पेस्ट्स, और आगे भागने की कोशिश करता है। लेकिन फिर ऑर्क्स उसे पकड़ लेते हैं और रॉन उनकी बाहें काटकर गिरा देता है। इसके बाद जनरल ऑर्क पीछे से आता है और रॉन का सिर जमीन में दबा देता है, जिस पर उसका खून पानी के तालाब की तरह फैलता है। हालांकि जैसे कोई ऊपर से उसकी किस्मत को पकड़
पकड़कर बैठा हो, रॉन फिर भी नहीं मरता और अपनी फेडिंग विजन के साथ भी लड़ता रहता है। फिर जैसे सबसे अच्छा हिस्सा हमेशा अंत में आता है, जनरल ऑर्क अचानक गोल्डन लाइटनिंग की बारिश में चीज की तरह कटता है। यह देखकर गिल्ड लीडर हंसायोन अपनी पूरी स्टाइल में एंट्री लेती है और उसके साथ उसका पूरा ट्रूप भी आता है। उन्होंने ऑक प्लाटून को खत्म कर दिया होता है और घायल लोगों को बाहर निकाला जा रहा होता है। सायोन कहती है कि जो भी नुकसान हुआ है वो कम होता अगर सारी होर्ड्स एक जगह इकट्ठी नहीं होती, और फिर वो रॉन को देखकर एकदम चुप हो जाती है। बोलती है, ओ माय गॉड, ये वही है जिसने ऑक्स को रोके रखा जब तक हम पहुंचे। जिस पर एक असिस्टेंट कहता है, हाँ अनफॉर्चुनेटली ये मर गया। लेकिन जैसे ही वे और करीब जाते हैं, अचानक रुको, बॉडी गायब था। और उसी पल रॉन अपनी आंखें खोल देता है। इसके बाद नरेटर बोलता है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बस मजाक कर रहा हूँ, अभी बहुत कुछ बाकी है। पर आगे बढ़ने से पहले वो व्यूअर्स से कहता है कि कमेंट्स में जाओ और लिखो वेयर्स द गोट, ताकि पता चले कौन लोग वीडियो एंड तक देखते हैं। इसके बाद हम स्टोरी में वापस आते हैं। प्रोटैगनिस्ट रॉन पेड़ की डाली पर खड़ा होता है, सोचता है कि क्या ये सब सपना था, लेकिन इंटरफेस दिखाता है कि उसने रेजरेक्शन एबिलिटी यूज की थी और 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, जिस पर वो बिना सोचे नीचे कूद जाता है। लैंड करते ही वो फील करता है, डैम बॉडी हैवी है, रेजरेक्शन पेनल्टी है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है, उम्मीद करता है कि सब ठीक हो। 5 घंटे भागकर जब वो घर पहुंचता है तो वहां सिर्फ खंडहर बचा होता है, सब डिजर्टेड। पूरा रात भटकने पर उसे एक मिलिट्री ट्रेन दिखाई देता है। उसे बस अपनी मॉम को कॉल करने के लिए फोन चाहिए होता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उसके पिता के दोनों हाथ काट दिए गए हैं और उसकी माँ कोमा में है। 2 महीने बाद भी रानहाउ अकेले डंजन्स में जाता है। कन्हाई बोलता है कि तुम इस हफ्ते 3 बार मर चुके हो, मगर रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद को दोष देता है और उदासी में डूबा रहता है, जबकि उसकी बहन उसे देखती रहती है। एक रैंडम डंजन में अवेकेंड लोग मॉन्स्टर एंड्स का शिकार कर रहे होते हैं। उनमें से एक लेवल 35 पहुंचकर शेख ही बघाड़ता है कि वो टांगान गिल्ड में शामिल होने वाला है। तभी टनल के अंदर से कोई तेजी से आता है। वो रॉनी होता है, जिसकी आंखों में खून भरा होता है। वो किसी को देखता भी नहीं और सीधे डंजन में घुस जाता है। बाकी लोग दंग रह जाते हैं, कहते हैं, अरे पागल हो क्या, कौन अकेला डंजन में जाता है। रॉन अंदर पहुंचकर सीधे डंजन के नर्व सेंटर की तरफ दौड़ता है। उसके पीछे पीछे वो लोग भी जाने का फैसला करते हैं। अंदर एक आर्मी ऑफ एंड सोल्जर्स तैयार खड़ी होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वो किससे भिड़ रहे हैं। रॉन अपनी एबिलिटी वेन्स सीक्रेट एक्टिवेट करता है, जो उसका स्टेटस 40% तक बढ़ाती है, और फिर वो आगे कूदकर ऐसा हाहाकार मचाता है कि कुछ भी नहीं बचता, जैसे गर्म पानी पूरे एंट हिल पर डाल दिया हो। बाहर खड़े ग्रुप के लोग इसे खामोशी से देखते रह जाते हैं। ये एबिलिटी उसकी रीजनरेशन के साथ परफेक्टली काम करता है। लीडर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। रॉन बस शांत होकर हाँ कहता है और कोर उठाकर आगे बढ़ता है। जाते जाते वो अपने कुछ फार्म क्रिस्टल्स भी उन्हें छोटा सा गिफ्ट दे देता है। ग्रुप के लोग पागल जैसे हैरान होते रहते हैं कि ये कौन है। ब्लॉन्ड कहता है, किसी रैंडम आदमी ने हमें दिनों का काम एक ही दिन में दे दिया। बॉल्ड कहता है, शायद ये वही लड़का है जो अकेले डंजन साफ करता है। ब्लॉन्ड बोलता है, ना भाई ये पॉसिबल नहीं, हान सियोन भी इतना पागलपन नहीं करता। इसी बीच इंटरफेस ब्लिंकिंग शुरू करता है, बताता है कि सेंट्रल कोर रिमूव्ड हो चुका है और मेन गेट खुल गया है। रॉन को स्पॉइल्स भी मिलते हैं, एक बुक ऑफ एंथोलॉजीज, जिसके पास उसकी स्किन हार्डन करने की एबिलिटी होती है। प्रॉब्लम ये थी कि इससे माना कंजम्पशन बढ़ जाता है, लेकिन रॉन के लिए फर्क नहीं पड़ता, उसे बस स्ट्रॉन्ग बनना था। डंजन से बाहर निकलते ही रिपोर्टर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एक रिपोर्टर बताता है कि सुना है कोई अकेले डंजन साफ कर रहा है, जिस पर वो ब्लॉन्ड गाय रॉन को बाहर आते देख बोलता है, वो रहा। रॉन डार्क से बाहर आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और रिपोर्टर्स एकदम मशीन गन की तरह क्वेश्चंस फेंकते हैं। एक रिपोर्टर से वो टकरा जाता है। रिपोर्टर कहता है, हे प्रॉब्लम क्या है, टकराए क्यों। जिस पर रॉन डेविल फेस लेकर मुड़ता है और बोलता है, तो टकरा गया तो। रिपोर्टर का डर से गला सूख जाता है। जब रॉन कार में बैठने लगता है तभी एक सूट वाला आदमी आता है। वो उसे एक अलायंस का कार्ड देता है, जिसका लीडर सियोन योन हू होता है। वो रॉन को मेंबर बनने का इनवाइट देता है और बोलता है कि सोचकर बताना। ये ऑर्गेनाइजेशन डंजन फाइटर्स के राइट्स की रक्षा करती है। रॉन बोलता है कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना, लेकिन अगर बात करनी हुई तो अब कांटेक्ट है। स्किल्स देखते वक्त उसे एहसास होता है कि मैजिक और माना कम होने की वजह से वो एबिलिटीज ठीक से यूज नहीं कर पा रहा। तो वो स्किल शॉप चेक करता है और देखता है कि छोटी स्किल्स खरीदना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन तभी एक चीज उसकी नजर खींचती है। अगले दिन एक रैंक डंजन खुल रहा होता है, जिसका नाम था विलेज ऑफ प्लिन। कंडीशन थी कि उसके लीडर को हराना है। रिवॉर्ड था एक रिंग जो उसकी मैजिक स्टेटस बढ़ाता है, और साथ ही एक सीक्रेट जेम भी।